अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जी, तो लास्ट टाइम आपको जो है लास्ट सेशन में आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया गया था कि आपने जो है कुछ फिजिकल फार्मूलाज की डायमेंशन को कैलकुलेट करना था और साथ साथ जो है आपको तीन जो है आई होप शायद तीन, हाँ, एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का और दूसरा जो है आपको फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो है वो एज होमवर्क दी गई थी। आपने इसको प्रूव करना था कि किस तरह जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो मुझे कुछ स्टूडेंट ने सेंड भी की थी और मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ और इस तरह प्रैक्टिस करते रहें। कुछ उनमें मिस्टेक्स वगैरह थी जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, मैं उसी जो है जो आपको होमवर्क दिया था उसी होमवर्क को मैं दोबारा जो है यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि वो किस तरह जो होंगी। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह था कि आपने प्रूफ करना है कि VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। अच्छा, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT जो कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आपने प्रूफ करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1 या L/T, जैसे भी आप लिखना चाहें इसको। तो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन है L/T विच इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन सेम L/T। हम जानते हैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन L/T स्क्वायर होती है प्लस L/T स्क्वायर, और ये टाइम की जो डायमेंशन आएगी वो कैपिटल T है। यहाँ आप एक टाइम से एक टाइम कैंसिल कर दें, L/T विच इज इक्वल्स टू L/T प्लस L/T। ठीक है, यहाँ हम जानते हैं कि बेस सेम है तो सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर लेंगे, सेम आएगा हमारे पास और L प्लस L हो जाएगा आपके पास 2L। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंस 2 इज डायमेंशनलेस सो L/T विच इज इक्वल्स टू L/T। ये आपके पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है उसकी जो है डायमेंशनली प्रूफ करके बता दिया है कि किस तरह जो है एक नज़र नहीं आ रहा है अब क्लियर। तो ये प्रूफ करके आपको बता दिया गया है कि ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरी जो आपकी बात है, अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ले चुके होंगे आई होप सो। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला, या इससे पहले हम थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन है आपके पास VF स्क्वायर इज इक्वल्स टू VI स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, अब इसको हमने डायमेंशनली प्रूफ करना है। हम जानते हैं फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल हो या किसी भी किस्म की वेलोसिटी हो, वहाँ पर आपके पास जो है उसके लिए जो डायमेंशन होगी वो L/T ही होगी। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं LT-1 का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू LT-1 का होल स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2, डिस्टेंस की डायमेंशन है L, डिस्टेंस जो कि लेंथ को शो करता है। ये बन जाएगा आपके पास L²T-2 विच इज इक्वल्स टू L²T-2 प्लस 2L²T-2। हम जानते हैं कि L²T-2 प्लस 2L²T-2 जो है यहाँ आपके पास ये दो टर्म है, बेसिकली दो है और ये एक है, दोनों को ऐड कर लेंगे। नाउ दिस बिकम L²T-2 which is 3L²T-2। since we know that 3 is dimensionless, जो कि 3 एक नंबर को शो करता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, so L²T-2 which is equals to L²T-2 hence proof। जिन स्टूडेंट ने इस तरह की है तो भी सही है, जिन स्टूडेंट ने पहले यूनिट्स को पुट किया है बाद में डायमेंशंस को पुट किया है तो भी सही है, हमें बस उसके आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे मूव करते हैं। थर्ड जो आपको, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थर्ड जो आपको फॉर्मूला दिया गया था वो था टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का। ठीक, वो क्या था? वो था T इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडिकल L/G।
अब आपने इसको डायमेंशनली जो है ना प्रूफ करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ने मिस्टेक ये की है कि पाई की वैल्यू को पुट कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है। आप इसको इस तरह नहीं करें, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू हो 2 से मल्टीप्लाई करें, किसी से भी करें, हम जानते हैं इसका कोई यूनिट नहीं है, तो आगे जाके इसको हमें नेग्लेक्ट ही करना है। क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, तो इसको हम सब्सटीट्यूट इसकी वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन लिखें। टी टाइम पीरियड के लिए टी होगा 2 पाई, ऐसे ही रहने दें। रेडिकल, ये जो लेंथ होती है वो कैपिटल एल, जी जो होती है, जी बेसिकली शो करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि एक्सेलरेशन ही होता है। अगर आप इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट मिलता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि शो करता है कि ये एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन है, एल टी माइनस 2, या आप इसकी जगह एल टी माइनस एल ओवर टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, एल टी माइनस 2, एल से एल कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल 1 ओवर टी माइनस 2। ठीक है, हम जानते हैं टी माइनस 2 जो कि डिनोमीटर में नेगेटिव है, ऊपर जाके न्यूमरेटर में पॉजिटिव आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल टी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रेडिकल आप कैंसिल कर दें, कैंसिल कर देंगे, आपके पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टी। आप वही मेंशन करें कि 2 पाई यहाँ पर क्या है, इज डायमेंशन लेस, सो टी इज इक्वल टू टी, हेंस प्रूफ। अच्छा, ये नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट। Since 2 pi is dimensionless, so t is equals to t, hence proof। ये आपके पास प्रूफ हो जाता है। ये आपके पास जो है एक छोटा सा जो है होमवर्क था, जो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया था वो यहाँ से नोट डाउन कर लें, बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। और एक आपको इजाफी में एक और चीज़ बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड में आ चुकी है और आती रहती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है जो बोर्ड में आता है? क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है डायमेंशन बताना है। ठीक है, जी, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि कैपिटल जी से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने इसका जो है डायमेंशन बतानी है। अब आप बोलेंगे सर ये तो कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन कहाँ होगी? लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें, इसकी वैल्यू है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट तो है ना, और हम जानते हैं जिन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है उनकी डायमेंशन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको किस तरह करेंगे? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। हम जानते हैं कैपिटल जी आपको सिंपली इस फॉर्मूले में मिल सकता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ पर आप मेंशन करें, सॉरी मेंशन अभी नहीं करें, पहले इसको रीअरेंज कर लें। r स्क्वायर जो कि डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई, m1 m2 जो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा। नाउ दिस फॉर्मूला बिकम्स f इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल जी। अब हम जानते हैं कि कैपिटल जी जिसका फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 है। आपने और कुछ नहीं करना, इसकी डायमेंशंस को पुट करना है। कैपिटल जी इज इक्वल टू, फोर्स की डायमेंशन क्या है आपको बताया गया था लास्ट टाइम, फोर्स की डायमेंशन है वो है MLT-2 होती है। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 होती है। आप सब्स्टिट्यूट कर दें MLT-2, डिस्टेंस चुके सॉरी आर चूंकि डिस्टेंस को शो करता है, उसका रेडियस मतलब निकलता है, इसकी मीनिंग ये भी एक लेंथ ही है, तो लेंथ की जगह पे आप लिख देंगे एल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 विच इज m और m। दो मासेस है ना यहाँ पर, तो आप दोनों के लिए m और m लिखेंगे। ठीक है, आगे अगर आप एक चीज नोट करें तो m से m कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचता है आपके पास? g इज इक्वल टू l इंटू एल स्क्वायर, नाउ बिकम्स l क्यूब, ये आपके पास t-2
डिवाइड बाय m। m चूंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो g की जो आपके पास डायमेंशन बनेगी वो बनेगी m-1 l क्यूब t-2, या आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाती है। तो जैसे बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी आपके पास डायमेंशन आपने कैलकुलेट करनी हो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली उसका जो है फॉर्मूला याद रखना होता है। फॉर्मूला याद है तो आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं, या फिर आपको उसका जो है यूनिट याद है, यूनिट पता है, तो आप उसके डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे फर्दर कुछ आपको और बताते हैं। चलें जी। अच्छा, मैं आपके साथ आज कुछ जो है नोट्स शेयर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, जिसमें कुछ डायमेंशंस लिखी हुई होंगी। और बेटा कोशिश करें, मुझे सिर्फ जो है 5 से 6 या 7 स्टूडेंट ने जो है सेंड किया था होमवर्क, बाकी ने नहीं किया। देखिए बेटा, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे जो है ना सही करके दें होमवर्क, भले आप मुझे गलत करके दें, ताकि मैं आपको करेक्शन बता दूंगा कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, यहाँ पर आपकी ये मेथड सही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपने गलत यूज किया है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आप कुछ भी इस तरह सीख नहीं सकते। तो बेटा कोशिश करें, जैसा है जैसा भी है आप मुझे सेंड करें, मैं आपको इंशाल्लाह जो है जल्द अज जल्द उसको जो है उसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा मैंने जैसे आपको कहा था ग्रुप में एक चीज शेयर की थी कि आप सब ने अपनी जो है फिजिक्स की बुक लेके आनी है, तो फिजिक्स की बुक आप सबके पास होगी, ठीक। अच्छा, अगर हम एक चीज नोट करें, आप सभी अपने फिजिक्स की बुक को ओपन करें। ठीक है, ओपन कर लियो क्या? आई होप सो। हम जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं, पहला टॉपिक जो कि स्कोप ऑफ फिजिक्स, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, काफी डिटेल में हमने उसको स्टडी किया, जो आपको पीपीटी जो स्लाइड्स दी गई थी उसमें। फिर हमने जो है उसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने जो है यहाँ पर इस्लाम एंड साइंसेस को डिस्कस किया था, कुछ पुरानी आयात का जो है हवाला देकर। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल साइंस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड। बेटा ये जो टॉपिक है, आई होप शायद आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन। इस टॉपिक के अंदर हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने जो है अपनी क्या जो है कंट्रीब्यूशन रही है उनकी फिजिक्स के हवाले से, साइंस के हवाले से, वो आपको सब यहाँ पे जो है बताया गया है। आपने इसके बुलेट्स पॉइंट बनाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने इसके बुलेट्स पॉइंट बनाने हैं, बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको शायद याद हो स्लाइड्स के अंदर बनाए थे। तो आपने बुलेट्स पॉइंट बनाने हैं और मुझे जो है शेयर करनी है, मुझे सेंड करने हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने सही बनाए हैं या नहीं। इसके बाद अगर हम एक चीज नोट करें, फिजिक्स एंड सोसाइटी थ्योरी का टॉपिक है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसको हमने डिस्कस करने की जरूरत है। इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि फिजिक्स का जो है हमारी डेली लाइफ से क्या जो है लिंक है, हमारी सोसाइटी में फिजिक्स का क्या जो है रोल रहा है, या रोल अभी भी मौजूद है, और आगे इन फ्यूचर क्या रोल रहेगा। तो फिजिक्स का और सोसाइटी का आपस में लिंक बताया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बताया गया है सिंपली कि हमारी डेली लाइफ में से कौन कौन सी जो है ना ऐसे फिनोमेनास हो रहे हैं जहाँ पर फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो आपने इसको सिर्फ थ्योरी इसको डिस्कस करना है, अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेजरमेंट्स एंड द सिस्टम्स ऑफ यूनिट, ठीक है, मेजरमेंट्स एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट। और इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। 9:50 पे हमारी क्लास हुई है स्टार्ट, तो अच्छा 10:30 तक रहेगी, ठीक है जी। तो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेजरमेंट्स एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, मेजरमेंट्स एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट में हम इसमें क्या चीज डिस्कस करेंगे, सिंपली हम ये चीज डिस्कस करेंगे। देखें कि हम जैसे जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ के अंदर हम जब कभी भी कोई फिनोमिना, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं, तो वहां पर हमें जो है
उस चीज को मेजर करने के लिए जो है कुछ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं या कुछ सुटेबल जो है हमें सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर आप आपने एक चीज नोट की होगी, हमारे पास अभी तक जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 3-4 हैं। पहला MKS है जो बनता है आपके पास मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरा है CGS, आप सबने मैट्रिक में पढ़े होंगे, बस इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एंड द थर्ड वन विच इज FPS, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग। FPS स्टैंड फॉर फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और हम जो मोस्टली यूज करते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, वो जो हम SI को फॉलो करते हैं, जो सिस्टम और यूनिट जो हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास SI, जो कि सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है, सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए ये 4 सिस्टम जो है वो बनाने का मकसद क्या है बेसिकली, या 4 ये 3 जो हैं, ये 3 सिस्टम पहले मौजूद थे। कहाँ? ये 3 सिस्टम पहले थे बिफोर 1960, 1960 से पहले ये जो हमारे पास ये 3 सिस्टम हुआ करते थे। ठीक है, 1960 से पहले ये 3 सिस्टम हुआ करते थे, और फिर जो है 1960 के अंदर जो है आपके पास ऐसा सिस्टम जो है वजूद के अंदर आया। सिस्टम ये 3 पहले क्यों थे और बाद में इसको लाने की क्या वजह थी? देखिए बेटा, अगर आप एक चीज नोट करें तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो MKS में डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा था मीटर्स के अंदर, CGS के अंदर डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा था सेंटीमीटर में, और FPS में डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं किस में, फुट के अंदर। ठीक है, सिमिलरली हम MKS में मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, CGS में मास को मेजर करते हैं ग्राम में, और हम मास को मेजर करते हैं FPS में पाउंड में। अच्छा, एक चीज अगर आप नोट करें तो हम जो केक्स लेके आते हैं बेकरीज से, वो केक जो है वो पाउंड के अंदर होता है, पाउंड्स में होता है, तो वो बेसिकली मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो इट मीन्स ये कि हमारे पास जो मास का यूनिट है FPS में वो क्या है, पाउंड है। और MKS, CGS, FPS के अंदर टाइम का यूनिट जो है वो सेम ही है। ठीक, जब हमारे पास हमने किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी होती थी तो एक शख्स क्या यूज करता था, MKS यूज करता था, एक CGS, दूसरा जो है वो FPS यूज करता था। माना कि वो इंस्ट्रूमेंट सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम्स ऑफ जो है मेजरमेंट चेंज होने की बुनियाद पे उनके जो आंसर्स आ रहे थे वो थोड़े मुख्तलिफ थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें जो है हम सभी जो है इंटरनेशनली या वर्ल्ड वाइड जो है एक ऐसा सिस्टम यूज करें जिसमें हम सारे एक ऐसे सिस्टम पे मुत्तफिक हो, हम उसको ही फॉलो करें। तो 1960 के अंदर जो है ऐसा ही सिस्टम बनाया गया। ऐसे सिस्टम बनाया गया, कहाँ बनाया गया? फ्रांस के अंदर जो है, फ्रांस कंट्री में, और पेरिस के, फ्रांस कंट्री में एक शहर है पेरिस, वहाँ पर एक म्यूजियम है। म्यूजियम में 1960 के अंदर जो है दुनिया भर से फिलोसफर आए, स्कॉलर्स आए, साइंटिस्ट आए, और इस बात पे मुत्तफिक हुए कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें हम सारे जो है रजामंद हो या उसको फॉलो करें। फिर बाद में आपकी मर्जी है कि आप MKS यूज करना चाह रहे हैं, CGS यूज करना चाह रहे हैं या FPS यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको बताते चलें कि बिफोर 1960, 1960 से पहले हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी। अच्छा, अगर इसको नोट डाउन कर ले फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप सो जी। 1960 से पहले आपके पास जो है 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी। वो कौन सी थी? लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये 3 हुआ करती थी। फिर 1960 में देखा गया कि ये 3 क्वांटिटीज हमारी जो है फिजिक्स की बुनियाद के लिए
बहुत कम पड़ती हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे फिनोमेनास भी जिसमें 3 क्वांटिटीज मौजूद ही नहीं है, या कुछ एक्स्ट्रा ही आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो बाद में क्या किया गया, इन 3 के साथ 4 जो है फिजिकल क्वांटिटी को और ऐड किया गया। 3 तो ये हो गया आपके पास लेंथ, मास, टाइम। फिर चौथी आपके पास कौन सी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पांचवी कौन सी थी आपके पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 6 है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, और 7th वन इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये 4 जो है फिजिकल क्वांटिटी इन 3 के साथ ऐड की गई, और फिर हमने कहा कि हमारा जो है बेसिक क्वांटिटीज का जो एक सेटअप है, जो एक सिस्टम है, वो डेवलप हो चुका है, और उन सबको हमने ऐड कर दिया किसके अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर। तो इस तरह हमारे पास जो है ये ऐसे सिस्टम में ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो कि बेसिक मानी जाती हैं, फंडामेंटल मानी जाती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले फिर ये 3 कहाँ मानी जाती है, तो आप ये कहेंगे ये भी फंडामेंटल है, लेकिन कब, हम जब बात करते हैं 1960 से पहले। तो 1960 में ये 3 जो है, या उससे पहले 3 बेसिक्स थी, और 1960 में जब ऐसे सिस्टम बनाया गया तो उसके अंदर ये 4 को और ऐड किया गया, तब जाके हमारे पास ये 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज बनती है। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लें। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम को। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम को। क्योंकि हम जानते हैं टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन 1 सेकंड, तो आप क्या जवाब देंगे? 1 सेकंड को, या एक जो सेकंड का जो लम्हा होता है उसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? स्टार्ट के अंदर शुरू में 1 सेकंड को इस तरह डिफाइन किया गया कि जब जमीन जो है सूरज के गिर्द, सन के अराउंड जो है, जब कंप्लीट एक रेवोल्यूशन जो है, या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो उसके दौरानिये को, जो उसको टाइम लगता है, उसको नाम दिया गया 1 सेकंड का। यानी अगर आपके पास ये सन है और ये आपके पास अर्थ है, जब अर्थ जो है कंप्लीट करती है एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो इसको जो टाइम पीरियड लगेगा उसको हमने नाम दिया था क्या, 1 सेकंड। ये शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में जो है डेफिनेशन थी 1 सेकंड की। लेकिन चूंकि ये तो बहुत गलत है, और हम सब जानते हैं कि जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है, तो उसको हम कहते हैं 1 ईयर। ठीक है, तो ये टाइम की डेफिनेशन शुरू में तो सही थी, लेकिन बाद में जो है इसको वक्तन फवक्तन टाइम की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आती गई, उसके अंदर जो है चेंजिंग आती गई, और लेकिन सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन थी वो यही थी। फिर बाद में डेफिनेशन ये बताई गई कि 1 सेकंड वो दौरानिया होता है, वो लम्हा होता है कि जब अर्थ जो है, अर्थ अपने ही अराउंड जो है, अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है, वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो उसको जो है 1 सेकंड का नाम दिया था। यानी अर्थ सपोज करें यहाँ से स्टार्ट होती है, कोई भी एक अर्थ का आप जो है कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लें, अगर वो यहाँ से स्टार्ट होती है मूव करना, और ये मूव करके अगेन यहीं पर ही आ जाती है, तो इसको हम नाम देते हैं 1 सेकंड का, जो कि बाद में जो डेफिनेशन थी वो ये थी। लेकिन हम जानते हैं कि ये डेफिनेशन भी गलत है, 1 सेकंड को इस तरह डिफाइन नहीं करते। आज के दौरे हाजिर में हम इस डेफिनेशन को कहते हैं 1 डे। अच्छा जी, तो इसको हम नाम देते हैं 1 डे। दिन गुजरते गए, बहुत सारे साल गुजरते गए, बहुत सारी जो है सदियां गुजरती गई, इस तरह करते करते अभी जो हम टाइम की डेफिनेशन को मानते हैं वो मॉडर्नाइज डेफिनेशन है, क्वांटम लेवल को स्टडी करते हुए। वो डेफिनेशन क्या है कि 9192631770, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 पढ़े, कितने होते हैं?
9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स। ठीक है, याद रखिएगा ये वैल्यू कहाँ यूज करेंगे बताते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी एक एटम है, एटम में आपके पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है यहाँ से यहाँ जाता है, चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा, उसको एनर्जी मिलेगी, वो चला जाएगा। अच्छा, ये अभी भी बेटा अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कुंजा बट बेटा आप लेट आ रहे हैं, काइंडली कोशिश करें जल्दी आने की। जी हम कहाँ थे, जब एटम का कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, यहाँ पर ट्रांजिशन का मतलब क्या है। अच्छा चैट में आपने क्या सेंड किया है। अच्छा बेटा मैं आपके क्वेश्चन वन बाय वन सबको बताऊंगा, लेकिन मुझे लेट में कंप्लीट द टॉपिक फर्स्ट। 3 मिनट रह गए हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन करता है एक एटम एक शेल से दूसरे शेल में, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है मूवमेंट, जंप करना एक शेल से दूसरे शेल में। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 मरतबा जब वो जाता है आता है जाता है आता है, इसको हम ये कह सकते हैं टाइम्स कह सकते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, इतनी टाइम वो प्रोड्यूस करता है, इतनी टाइम्स जो है नंबर ऑफ टाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो इतने टाइम को कंप्लीट करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को जितना वक्त चाहिए वो कितना होगा, 1 सेकंड कहलाएगा। याद रहे, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है दो हाइपरफाइन लेवल के दरमियान जो है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो उसको दौरानिया जो टाइम लगता है, इतने जो है टाइम्स को कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम लगता है, जो पीरियड लगता है वो लगता है 1 सेकेंड। ये अभी की मॉडर्नाइज डेफिनेशन है, और ये हमने कहाँ यूज की है, ये हम यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर। आप सबने पढ़ा होगा बेटा, ये सारी चीजें मैं मैट्रिक वाली ही बता रहा हूँ आपको, कोई इसमें नई चीज नहीं है। कोई नई चीज जो होगी वो आपको सेकंड चैप्टर से जो है बताई जाएगी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपके पास सारी ही वही मैट्रिक वाली बात है। तो यही को हम यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक के अंदर। ठीक है, फिर ये अच्छा ये कौन सी एटॉमिक क्लॉक है, ये कहलाती है, इसमें जो एटम यूज किया गया वो यूज किया गया है सीजियम 133। ठीक है, सीजियम 133 का एटम यूज किया गया इसके अंदर, और इसके थ्रू जो है एटॉमिक क्लॉक बनाई गई, और ये परफेक्ट है। उसके बाद बनाई गई आपके पास हाइड्रोजन एटॉमिक क्लॉक। अच्छा इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, वो हजारों साल बाद जाके 10,000 20,000 30,000 साल बाद जाके आएगा, कोई 1 सेकंड का फर्क आएगा। लेकिन हाइड्रोजन एटॉमिक क्लॉक के अंदर कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो है सालों के बाद जाके उसके अंदर 1 सेकंड का फर्क आएगा। तो ये बेसिकली टाइम की डेफिनेशन है। आगे मूव कर